नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं आप सभी से कहता हूँ कि सिर्फ मेडिटेशन करो और अलाइनमेंट में रहो और एक्शंस के पीछे ज़्यादा परेशान मत हो और मेरी वीडियोस को बार बार देखो और फिर देखो यूनिवर्स आपकी लाइफ में कैसे मैनिफेस्टेशंस एक के बाद एक करता है। इसी के प्रूफ में आज मैं ये सक्सेस स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसमें उन्होंने सिर्फ इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया है, यानी मेडिटेशन किया है, मेरी वीडियोस को बार बार देखा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखे हैं और एक्शंस कितने नेचुरली उनके हुए हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी जब आप सुनोगे तो आप बेटर जान पाओगे कि कैसे एक्चुअल में मेडिटेशन और अलाइनमेंट वर्क करता है। सक्सेस स्टोरी लंबी जरूर है लेकिन आपको इसमें से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो अब आप उन्हीं की आवाज़ में इस सक्सेस स्टोरी को सुनिए जिनकी ये सक्सेस स्टोरी है। हेलो गगन सर, अमृत सर, नमस्ते। एंड मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन हो चुकी है, बहुत ही इजी एंड एफर्टलेसली। सो शुरू करते हैं मेरी इस कहानी को, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मेरा ऑडियो हो सकता है बहुत ज़्यादा लंबा हो, क्योंकि मेरे पास एक छोटी छोटी चीज़ें ना, कैसे कैसे यूनिवर्स ने मुझे सरप्राइज़ दिया, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। और बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो हो सकता है कि मेरी वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाए, बट मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं अपनी लाइफ में यूट्यूबर बनना चाहती हूँ। एंड कहीं न कहीं मेरे मन में ये था कि मैं अपना नाम कमाना चाहती हूँ, लाइक फेमस होना है, अच्छे से नाम कमाना है, और लाइक सेलिब्रिटी की तरह मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। और कहीं न कहीं मैं चाहती थी कि मैं पब्लिक स्पीकर बनूँ, लोगों के साथ में बात करूँ स्टेज के ऊपर और उनको अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब आई मीन मैं बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहती थी। और मेरा अगर बैकग्राउंड अगर मैं बताऊँ, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है, और तब से ही मेरे अंदर एक था कि यार पब्लिक स्पीकर बनना है मुझे अपनी लाइफ में, ताकि मैं लोगों को इंस्पिरेशन दे पाऊँ। तो शुरू हुई थी कहानी लास्ट ईयर में। लास्ट अभी 1.5 साल से गगन भैया को फॉलो कर रही हूँ। एंड फॉलो इन द सेंस मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रही हूँ, सच बताऊँ तो। मैंने 1.5 साल में सिर्फ गगन भैया की मोस्टली वीडियो देखी है, रिपीटेड वीडियोस देखी है। एंड उसमें अगर मैंने कंस्टेंटली कुछ चीज़ें करी होंगी तो वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम किया है। दूसरा है सबमिमिनल, वो भी बीच बीच में अगर मुझे लगा तो मैं सबमिमिनल देखती थी और थोड़ा बहुत लिख लेती थी पॉजिटिव एस्पेक्ट। इसके अलावा मैंने कोई भी चीज़ नहीं करी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग की जो डिज़ायर थी ना, वो थोड़ी कम थी। बट अभी सडनली न्यू ईयर आने वाला था, तो मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आई कि मुझे ना पब्लिक स्पीकिंग सीखना है। अंदर से फीलिंग आई कि यार मुझे ना अभी नया ईयर आएगा, तो मैं मुझे ना पब्लिक स्पीकिंग सीखना है और मैं चाहती हूँ कि मैं स्टेज के ऊपर बोलूँ। तो मैंने ना, अपनी फ्रेंड है और मेरी फ्रेंड भी आपको ही फॉलो करते हैं दोनों भी, मैंने मेरी फ्रेंड को बताया कि यार मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, मुझे बात करना है। और बहुत ऐसा डिस्कशन किया मैंने। और दूसरे ही दिन मेरा एक फ्रेंड है जो कि फ्रीलांसर है, और उसके कांटेक्ट में बहुत सारे सर लोग हैं, और ऐसे ही हम लोग रैंडमली बात कर रहे थे। तो मैंने उसको सडनली पूछा कि यार मुझे ना पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, तो वीडियोस अभी बना ले। और उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दे दिए और रिकमेंडेशन कर दिया कि कोई ऑनलाइन क्लासेस लेता है। तो मेरे मुंह से ये निकल गया कि नहीं नहीं, मुझे ना कोई क्लासेस वगैरह तो लेनी नहीं है, क्योंकि मैं क्लासेस तो देती थी पहले। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस दे सकती हूँ। बट मुझे ना स्टेज के ऊपर बात करना है। मुझे प्रॉपर वर्ड याद थे। मैंने ये बोला था उनको, मुझे स्टेज के ऊपर जाके बात करना है, क्योंकि स्टेज पे जाने के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है, और वो घर में बैठ के तो कभी आएगा नहीं। मैंने ये प्रॉपर वर्ड उनको बोला। और उसके ही दूसरे या तीसरे दिन मैं फेसबुक के ऊपर अपना रील्स बनाती थी और रील्स अपलोड करती थी। तो हमारे ही कास्ट के एक बहुत बड़े सर हैं, जो कि दूसरे सिटी में रहते हैं, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ नहीं रहते हैं, किसी दूसरे सिटी में रहते हैं। और वो लॉयर है, उनको सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो पहले भी मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैंने उतना इतना उनको नहीं बताया। मुझे लगा कि अगर उनको जानना हो तो वो खुद ही आके पूछेंगे। तो फिर उसके बाद उनका खुद से मुझे मैसेज आया और उन्होंने नंबर शेयर किया, फिर हम लोगों ने कॉल के ऊपर बात किया। तो पहले उन्होंने मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया कि मैम आप किस तरह से मोटिवेशनल स्पीकर बने हो।
और आप कितनी अच्छी प्यारी रील बनाते हो, तो क्या आप अपनी स्टेज, हमारे यहाँ पे एक इवेंट होने वाला है हमारे सिटी में, तो क्या आप आएंगे और क्या आप अपना नाम और आप किस तरह से मोटिवेशनल स्पीकर बने, क्या आप बताएंगे हमें। तो मैंने उनको पोलाइटली बोला कि सर एक्चुअली मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो अभी नहीं हूँ, मुझे तो बस पब्लिक स्पीकर बनना है, और इसलिए मैं वीडियोस रील्स बना रही हूँ। अब रिसेंटली हुआ कैसे था गगन सर, मेरी फ्रेंड से बात हुई थी, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था कि तू रील कंटिन्यू बना ले। तो बीच में ना मुझे रेजिस्टेंस आ रही थी रील्स बनाने के लिए, तो मैंने स्टॉप कर दिया था। और मैंने रील एक या दो ही रील डाली थी, तो वो सर ने मेरा रील देख लिया, और मैंने उनको पोलाइटली मना कर दिया कि सर देखो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट हाँ मैं ना पब्लिक स्पीकिंग की तैयारी कर रही हूँ, मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है। तो उन्होंने फिर मुझे उन्होंने हमारे कास्ट का एक इवेंट होता है, वो मैरिज के ऊपर ही इवेंट था, लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई शादी वगैरह नहीं करनी थी, ठीक है। तो लाइक जैसे किसी को अरेंज मैरिज करना हो, तो वहाँ पे जो लड़का और लड़की होते हैं उनको वो बुलाते हैं स्टेज के ऊपर, और उनको क्लियरली बताना होता है कि आपको किस तरह का चाहिए। तो इस तरह का कोई इवेंट होने वाला था, और जिन लोगों ने अच्छा अच्छा काम किया था उन लोगों को रिकॉग्नाइजेशन करने वाली थी। तो सर ने मुझे ना इवेंट के बारे में बताया, और उन्होंने मुझे अ, बोला कि क्या आप एंकरिंग करेंगे, हमारा इवेंट होने वाला है। एंड आई वॉज शॉक, मैं बोली यार, और मैंने उनको क्लियरली बोला कि सर मैंने इसके पहले कोई कभी भी एंकरिंग नहीं किया है, कभी भी संचालन नहीं किया है। तो सर ने बोला कि आपको पब्लिक स्पीकर बनना है तो कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। मैंने सोचा हाँ यार, तो मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है मैं आपको शाम तक बताती हूँ। और मैं थोड़ा सोच में पड़ गई कि यार मैंने तो कभी स्टेज के ऊपर बात किया नहीं है, मैंने तो कभी एंकरिंग किया नहीं है, अब मैं कैसे करूँगी। फिर मुझे याद आया कि यार मैं ही तो सोच रही थी कि स्टेज के ऊपर जाना है, और अपॉर्चुनिटी आई तो मैं अब डर रही हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड को भी बताया, मेरी फ्रेंड बहुत खुश हो गई, बोले कि यार अपॉर्चुनिटी है तो हम, अगर हमको मिला होता तो हम जाते थे, बोलते थे, और तू काहे डर रही है। एंड मैंने बोला ये भी सही है। तो मैं ना खुद के ऊपर डाउट कर रही थी कि क्या ये मेरे से होगा। फिर मुझे ना रेवती दीदी की एक डायलॉग याद आ गया, उन्होंने अपने वीडियो में एक बताया था कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए तो लोग खुद को कम समझते हैं, और किसी ने क्रिटिसाइज किया तो वहाँ पे बड़ा समझते हैं। तो हमें ना अपनी लाइफ में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए तो खुद को बहुत बड़ा समझना चाहिए, खुद की वैल्यू को बहुत बड़ा समझना चाहिए। तो मैंने बोला कि यार दीदी तो बहुत सही बात कर रही है, अब मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आई है तो मैं खुद की वर्थ के बारे में सोच रही हूँ कि मेरे से होगा नहीं होगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है करके देखते हैं, तो उस चीज़ के बारे में मैंने सीरियसली लिया ही नहीं, मैंने बोला चलो देखते हैं। फिर बात ये हुई थी ना कि मैं उस चीज़ के बारे में भूल गई थी। एंड ये अभी 28 को होने वाला था, और 25 आ गया, 26 आ गया। सडनली फिर मेरे माइंड में एक ही आया कि नहीं यार जाके देखते हैं, रिग्रेट नहीं करना है मुझे अपनी लाइफ में कि मैंने किया नहीं, सामने मौका है। तो फिर वो सर का खुद ही मैसेज आया था। मैंने उनको ना एक बार पूछा था कि कोई आपको होस्ट करने के लिए मिल गया है क्या, तो उन्होंने बोला अभी तक नहीं। फिर सडनली क्या हुआ कि मैंने ना उनको जस्ट आइडिया के लिए पूछा कि क्या थीम होने वाला है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था, और ख़ास करके वो मराठी में था। मेरी मातृभाषा मराठी है, बट मैंने कभी मराठी में कभी संचालन नहीं किया था, मोस्टली मैं वीडियोस हिंदी में बनाती थी या फिर इंग्लिश में। तो फिर उन्होंने, सर आई एम शॉक, उन्होंने इनविटेशन कार्ड में, उन्होंने सीधा मुझे इनविटेशन कार्ड भेज दिया, और उस कार्ड में मेरा नाम भी डाल दिया। जो संचालन करने वाले थे ना 4 लोग, उसमें मेरा नाम भी उन्होंने डाल दिया, और वो इनविटेशन कार्ड उन्होंने मुझे भेज दिया। और फिर मुझे लगा अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो मेरा नाम भी डाल दिया, और वो उन्होंने स्टेटस भी रख दिया था, और जो भी गेस्ट आने वाले थे उस इवेंट में वो कार्ड उन्होंने सबको भेज दिया। फिर भी मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिली थी, तो मैंने उनको बोला कि यार मुझे स्क्रिप्ट तो दे देना अब। तो बोले ठीक है भेज दूंगा। और इवेंट के लिए फिर भी मैं श्योर नहीं थी, लेकिन फिर अब मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा नाम उस कार्ड में है तो मुझे तो जाना तो पड़ेगा। और फिर अब परमिशन लेने की बारी थी, कि क्योंकि मुझे ना अपनी सिटी से दूसरे सिटी में जाना था, और दूसरी सिटी में मेरे रिलेटिव तो थे, लेकिन मैं उनके यहाँ पे जाना नहीं चाहती थी। तो मैंने फिर भी एक सर से पूछ लिया कि सर कैसा इवेंट है, कब आना है, एड्रेस क्या है।
तो उन्होंने एंड में ये भी बोला था कि अगर आपको स्टे करना है तो आप हमें बताना, हम आपका अरेंजमेंट करेंगे और आपको एक दिन पहले आना है, इवेंट के एक दिन पहले आ जाओ ताकि आप प्रैक्टिस वगैरह कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है सर। और फिर मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा था अपने घर पे बताने के लिए कि कोई इवेंट है और मुझे जाना है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये नहीं मानेंगे क्योंकि मुझे दूसरी सिटी में जाना था। लेकिन मेरे पापा बहुत इजीली मान गए और मैंने उनको बोला कि यार मुझे ना अच्छा सा ड्रेस भी ला के देना आप, ताकि मैं एंकरिंग करूँगी, और सैंडल भी ला के देना। तो नेक्स्ट डे ना, मतलब तब मेरे पापा ने कुछ बोला नहीं और नेक्स्ट डे भी उन्होंने लाया नहीं था। फिर भी मतलब मेरे माइंड में था कि पापा ने ड्रेस लाया नहीं लाया नहीं लाया, फिर अब मैं कैसे करूँगी। बट मैंने कुछ बोला नहीं, मैं रिलैक्स थी। फिर शाम को ही पापा ने मुझे खुद ही पूछा कि तुझे कैसा ड्रेस चाहिए, कौन सा कलर का चाहिए। आई वॉज शॉक। कल तक तो पापा ने कुछ बोला नहीं और अभी अब खुद ही पूछ रहे हैं कि कैसा ड्रेस चाहिए। फिर पता है सर, उन्होंने ड्रेस लाया लेकिन वो मुझे हुआ नहीं। और नेक्स्ट डे मुझे जाना था, तो नेक्स्ट डे भी उन्होंने दूसरा ड्रेस लाया लेकिन वो भी नहीं हुआ। और मैं इतना परेशान हो गई कि यार मुझे जाना है और मेरे लिए ड्रेस फिट नहीं हो रहा है। फिर पता है, मैं थोड़ा सा अपनी सिटी में पार्लर में गई थी और मेरे पास पुराना ड्रेस था, तो मैंने वो पार्लर वाली दीदी को दिखाया कि देखो दीदी, मैं ना ये ड्रेस पहनने वाली हूँ, तो मुझे उसके ऊपर ज्वेलरी चाहिए, कि आपके पास में कोई ज्वेलरी है। तो वो दीदी बोली कि तेरा इवेंट कैसा है। तो मैंने उनको बोला कि इवेंट में आई थिंक 1000 या 1200 लोग आने वाले हैं। तो वो बोले कि उस हिसाब से ये ड्रेस अच्छा नहीं है, तो तू एक काम करना, तू मुझे ऑर्डर दे दे पार्लर का, मैं तुझे साड़ी वगैरह सब सेट करके दूंगी और तू साड़ी लेके आना। लेकिन उन्होंने जो बजट बोला था वो बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि वो दूसरी सिटी में उनको इनवाइट करना, दूसरी सिटी में वो, जो पार्लर वाली थी वो बोल रही थी कि मैं दूसरी सिटी में आऊँगी तो मुझे ज़्यादा चार्जेस लगेंगे ट्रैवलिंग के। एंड मैं उस टाइम रेडी नहीं थी इतना पे करने के लिए, लाइक 2000 या 3000 उनका चार्जेस था। आई सेड नहीं। और फिर मेरी ट्रेन थी तो मैं चली गई और मैं सोच में पड़ गई कि यार नेक्स्ट डे क्या होगा, क्योंकि एक दिन पहले जाना था। तो सर मैं एक दिन पहले ही चली गई, मतलब रात में, और नेक्स्ट डे मेरा इवेंट था। तो ना मेरे पास में कोई स्क्रिप्ट थी, ना मेरे पास कोई ड्रेस रेडी था। लेकिन फिर भी मैं शांत थी, मैंने बोला चलो। मैंने पूरा भगवान के ऊपर छोड़ दिया, यूनिवर्स के ऊपर, कि जो भी होगा देखा जाएगा। एंड स्टिल मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी कि मैं नेक्स्ट डे क्या बोलने वाली हूँ, ना मेरे पास कोई ड्रेस था। तो मॉर्निंग हो गई और मॉर्निंग में हमें सुबह जल्दी जाना था प्रैक्टिस के लिए। तो मैं तैयार हो रही थी और मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ। तो मेरे जो रिलेटिव है तो उनके यहाँ पे मैं गई और उन्होंने कबर्ड खोल के मुझे साड़ी दिखाया कि देख तुझे कोई साड़ी पसंद आया है, आती है क्या। और मुझे ना एक साड़ी पसंद आ गई और उसके ऊपर सारी चीज़ें भी मैचिंग हो गई, लाइक जैसे साड़ी में ब्लाउज पहनते हैं तो वो भी मुझे हो गया, फिर ज्वेलरी भी मुझे मिल गई टाइम पे। और ख़ास बात ये है कि उनके यहाँ पे ना एक आंटी रहती है रेंट से, तो वो आंटी आई और उन्होंने पूरा मेकअप मेरा करके दिया, मतलब वो पार्लर वाली थी। उन्होंने अच्छे से साड़ी भी पहना के दिया और पूरा मेकअप पूरा अच्छे से करके दिया। और आई वॉज सरप्राइज यार, मतलब मुझे ड्रेस भी मिल, मुझे साड़ी भी मिल गई, मेरा मेकअप भी करके दिया, पार्लर वाली भी मिल गई। कल तक मुझे ड्रेस नहीं मिल रहा था और आज पार्लर वाली भी मिल गई, मेकअप भी हो गया। एंड फिर उसके बाद में मैं ये सोच रही थी कि यहाँ से हॉल कितना दूर होगा इवेंट वाला। तो मेरे भाई ने बताया कि यहाँ से हॉल तो बहुत नज़दीक है, मतलब रिलेटिव जो जिसके यहाँ पे मैं थी। और उसने मुझे उसके बाइक के ऊपर ही छोड़ दिया। मुझे लगा मुझे ऑटो में जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, उन्होंने 5 मिनट में वो इवेंट वहाँ पे था। और सर वहाँ पे ना, मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो रही है बट बहुत सारी अभी भी चीज़ें बाकी है। मैं इवेंट में गई, इवेंट में जाने के बाद में वो सर आए और सर के पास में फिर भी स्क्रिप्ट रेडी नहीं थी। स्क्रिप्ट रेडी थी लेकिन ये डिसाइड नहीं था कि कौन क्या बोलने वाला है। और एक मैम ऑलरेडी एक्सपर्ट आने वाली थी और उसके साथ में हम लोगों को कोऑर्डिनेट करना था, मतलब मैं और मेरे सर उस मैम को कोऑर्डिनेट करने वाले थे। एंड फिर भी मैं एकदम शांत थी और मैं स्टेज के ऊपर ही थी उनके साथ में, क्योंकि मैंने ना डिसाइड ही किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बात तो मैं करने ही वाली हूँ स्टेज के ऊपर, मुझे तो बोलना ही है। और खुद के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, यूनिवर्स के ऊपर, कि जो भी होगा बेस्ट होगा। और फिर उसके बाद में वो मैम आए और उन्होंने मुझे एंड का पार्ट दे दिया,
और सडनली क्या हुआ कि जिस मैम का नाम लिखा हुआ था ना इनविटेशन कार्ड के ऊपर, वो मैम आ गई और सर ने उनको बुला लिया और उनको बोला कि आप भी आ जाओ, अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा क्योंकि आपका नाम उसमें है। तो वो मैम ने मना कर दिया, बोले कि आप इतने लोग हो स्टेज के ऊपर, इतने चार चार लोग अच्छे नहीं लगते। तो फिर फाइनली स्क्रिप्ट मुझे मिल ही गई एंड एंड का पार्ट मुझे मिल गया, तो एंड में मुझे टाइम भी मिल गया थोड़ा सा प्रिपरेशन करने के लिए एंड मैंने होस्टिंग कर लिया। होस्टिंग जैसे ही मेरा हो गया, होस्टिंग मैंने फर्स्ट बार किया था और जितना सोचा उससे बेटर ही किया था मैंने। मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊंगी, लेकिन मैंने नहीं डरा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया और जितना मैंने सोचा था ना कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, उससे तो बहुत ही बढ़िया दिया था। और जैसे ही मेरा होस्टिंग हो गया, सर कांट बिलीव, वहाँ पे एक मैम खड़ी थी जो कि मेरा मतलब फ़ोटो उन्होंने लिया और फिर वो मुझे अपना नाम पूछ रही थी। तो मैंने उनको अपना नाम बताया और मैंने उनको बोला कि मैम आप कौन हो। तो उन्होंने बताया कि मैं रिपोर्टर हूँ और कल आपका न्यूज़ में ये जो इवेंट है उस चीज़ के बारे में आएगा, तो आपके भी बारे में उसमें आने वाला है। आई वॉज शॉक कि यार रिपोर्टर मुझे खुद पूछ रही है। एंड सेकेंडली चीज़ ये हुई थी कि अब इवेंट होने के बाद वहाँ पे खाने का भी अरेंजमेंट था। तो सब लोग गए थे, तो कोई नहीं था, तो मैं घर जाने वाली थी, मुझे लगा कि यार कोई है नहीं। तो सर मुझे बुलाए, गायत्री आपने खाना खा लिया? मैंने बोला नहीं। तो बोले चलो ना हम साथ में खाएंगे। एंड जैसे ही हम नीचे गए खाना खाने के लिए, तो फिर से एक सर आ गए और उन्होंने फिर वो हमें पीछे पीछे आ गए और वो फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। तो मुझे लगा कि यार ये लोग कौन है जो हमारे फ़ोटो खींच रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग न्यूज़ रिपोर्टर वाले हैं, और हम लोगों का उन्होंने फ़ोटो क्लिक कर लिया और नाम भी पूछ लिया। फिर ये सारी चीज़ें हुई और बीच में सर और एक लास्ट मुझे एक चीज़ बतानी है कि बीच में बात ये हुई थी कि मैं होस्टिंग के लिए तो आई थी, लेकिन बीच बीच में ना लोगों के सत्कार भी हो रहे थे, लाइक उनको रिकॉग्नाइजेशन कर रहे थे। तो वहाँ पे ना जो जो सत्कार कर रहे थे ना, तो उनको एक ट्रे में फ्लावर्स या ट्रॉफी देना होता था। तो मैं जा रही थी बीच बीच में ट्रे लेके। तो मेरे जो सर है ना, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप ना ये सारी चीज़ें मत करो क्योंकि आप होस्टिंग के लिए आई हो। फिर मुझे वहाँ पे ना सेलिब्रिटी का फीलिंग आया कि हाँ यार मैं तो यहाँ पे होस्टिंग के लिए आई हूँ। सेकेंडली बात ये हुई थी कि मैं ना नॉर्मल चेयर के ऊपर वहाँ पे जाके बैठ गई। तो पीछे की लड़की थी और उन्होंने बोला कि आप नॉर्मल चेयर के ऊपर क्यों बैठ रहे हो, आप तो यहाँ पे गेस्ट हो, तो आप गेस्ट वाली चेयर के ऊपर बैठो। फिर मुझे फिर से सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई। और यहाँ पे बात ये हुई थी कि मेरे घर से ना कोई आया नहीं था। तो अ, और वो आया क्यों नहीं था उसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो इवेंट होने वाला था ये शादी का था, लाइक जो जिन लोगों की अरेंज मैरिज होने वाली थी, तो लड़का और लड़की अपने बारे में बताने वाले थे और एक्सेप्टेशन बताने वाले थे कि उनको कैसा पार्टनर चाहिए। तो उस प्रोग्राम का ये थीम था और मुझे एक्चुअली करना नहीं था इस ईयर में, मैं नहीं चाहती थी। तो अच्छा हुआ कि मेरे घर वाले कोई नहीं आए, क्योंकि उनको पता चल जाता कि मैंने वहाँ पे अपने बारे में नहीं बताया। फिर अब बात ये हुई थी कि मेरा फ़ोटो या वीडियोस क्लिक करने वाला कोई था नहीं। और फिर सडनली वो ये बात हुई कि जिस सर ने मुझे इनवाइट किया था ना, उनकी वाइफ एकदम आगे थी और मैं सोच रही थी कि यार जो आगे बैठे हैं मैं उनको ही क्लिक करने के लिए बोलूँगी। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी और वो मान भी गए और उन्होंने ही पूरे फ़ोटोज़ मेरे क्लिक करे थे, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। सो सर मुझे इतने सारे सरप्राइज़ मिल गए, जैसे एक दिन पहले भी मेरे पास ड्रेस नहीं था, मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं थी। मेरे पास मुझे ना इतने सारे सरप्राइज़ मिल गए, जैसे मेरे पास में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, मेरे पास ड्रेस रेडी नहीं था और मुझे पार्लर वाली भी चाहिए थी। मेरे अंदर डिज़ायर थी कि मुझे पार्लर वाली मिले, लेकिन वो भी नहीं मैं कर सकती थी क्योंकि उतना बजट मुझे नहीं लगता था कि मुझे इतना अभी पे करने की ज़रूरत है। पैसे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मैं इतने 4 to 5 थाउज़ेंड रुपीज़ पे करूँ, वो भी सिर्फ एक इवेंट के लिए। लेकिन यूनिवर्स ने मुझे इतने सरप्राइज़ दे दिए कि मुझे पार्लर वाली भी दे दी, उसने मेरा मेकअप भी कर दिया, मुझे साड़ी भी मिल गई। फिर उसके बाद में फिर रिपोर्टर भी आ गई, दूसरे दिन न्यूज़ में भी आ गया और एंकरिंग भी हो गई, स्क्रिप्ट भी मिल गई और नेक्स्ट डे हम लोग घूमने भी गए। इतना सरप्राइजेस मिल गए ना मुझे, मैं क्या ही बताऊँ। और मुझे नहीं लगता था कि इतने जल्दी मैं स्टेज के ऊपर जाऊंगी और एंकरिंग करूंगी।
आई कांट बिलीव इतने सारे सरप्राइजेस मुझे मिल गए ना। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग शॉक हो गए कि यार ये कैसे क्या आ गई स्टेज के ऊपर और ये कैसे क्या बात कर रही है। तो सच में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब मैं घर पे आई ना, तो मेरे सर को ऐसा लगा था कि मैं दूसरे सिटी से आई हूँ, तो शायद मैं गई हूँ और शायद मैं पहुंची या नहीं पहुंची। तो उनका खुद से कॉल आया कि मैम आप घर पे सही तरीके से पहुंच गए क्या। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं आज के दिन अपने रिलेटिव के यहाँ पे रहूँगी। तो पूरा जो ट्रीटमेंट है ना, मुझे एक सेलिब्रिटी से कम नहीं मिला था। मुझे इस तरह से फील हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी हूँ और बहुत स्पेशल हूँ। और सबसे मेन बात, अब मेरा ना फ़िल्ट्रेशन बहुत अच्छे से हो गया था। मैं ऐसे ही लोगों से बात नहीं कर रही थी। आप समझ रहे होंगे कि मुझे क्या बात, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो वहाँ पे मैं ऐसे लोगों से बात ही नहीं की। जो बड़े बड़े लोग थे स्टेज के ऊपर, मैं उनके ही बीच में थी और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, अप्रिशिएशन भी किया कि आप बहुत अच्छे से बोले। भले ही मैंने फर्स्ट टाइम बोला था, लेकिन किसी ने भी मुझे ऐसा बैड कमेंट नहीं किया, अप्रिशिएशन ही किया। और स्टेज के लोगों के साथ में ही मैं थी, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग अभी जनरल लोगों के साथ में रहना पसंद नहीं करते। मेरा माइंड सेट ही अलग, लोग मतलब मैं पूरा ही चेंज थी। इनफैक्ट सर, ये मेरे लिए इजी नहीं था। पहले मैं जनरल लोगों के साथ बात करने के लिए डरती थी। मुझे लगता था कि यार ये लोग मेरा अलाइनमेंट ख़राब करेंगे। लेकिन यही गायत्री आज स्टेज के ऊपर गई और हज़ारों लोगों के सामने बात करके भी आई। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं जहाँ भी जाऊँगी मेरा अलाइनमेंट ख़राब नहीं होगा। तो बहुत ही मज़ा आया सर मुझे सच में। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक विजन बोर्ड लगाया था, विजन बोर्ड, और एक पिंटरेस्ट से मैंने फ़ोटो निकाली थी। स्टेज के ऊपर था वो फ़ोटो। और उस फ़ोटो में स्टोरी लगाती थी। और वो गाना नहीं है क्या, एक चांद आए सॉन्ग है और उसमें एक लाइन है, हाथ तो जोड़ूंगा, ऐसा कुछ तो भी लाइन है सर, मुझे याद नहीं आ रहा है। बस इतनी सी दुआ है, ऐसा कोई सॉन्ग है, वो सॉन्ग में लगाती थी। और बस मैं वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी, स्टेज वाला। और सच में ऐसे ही स्टेज के ऊपर गई और ऐसे ही लोग भी मुझे क्वीन की तरह ट्रीट कर रहे थे। तो ये मेरा मैनिफेस्टेशन था। अभी तो सिर्फ जर्नी है, अभी तो बहुत लोग आएंगे, बहुत सारा पब्लिक स्पीकिंग में करने वाली थी। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं इतने जल्दी करूँगी। मैंने तो सिर्फ बातें की थी, बातें मैंने सीखने की थी। मैंने ये बात नहीं करी थी कि मुझे पब्लिक स्टेज के ऊपर बात जाके करना है। मैंने बोला था कि मुझे सीखना है। और बातों बातों में मेरा मैनिफेस्टेशन हो गया। तो आई कांट बिलीव कि इतनी जल्दी हो गया। सो ये सारी चीज़ें थी और मैंने सिर्फ मेडिटेशन ही किया और मैंने आपकी वीडियोस देखी। और स्पेशली मैंने सेल्फ लव सीरीज़ सबसे ज़्यादा देखी। और अगर मैंने कुछ एक्शन लिया होगा तो बात यह है कि मैंने, जो जनरल लोग होते हैं, जो मुझे लगता था कि नहीं मैं ऐसे लोगों से बात करना डिज़र्व नहीं करती, मैंने उन लोगों से बात करना बंद कर दिया। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, दो ही है लेकिन बहुत बढ़िया फ्रेंड है, जो आप दोनों को भी जानते हैं। आई I मीन mean, मेरे दो फ्रेंड है, लेकिन आपको और अमृत सर को और रेवती दीदी को, वो दोनों भी जानते हैं। तो यही काम किया मैंने, अपना फ़िल्ट्रेशन कर दिया और मैं आपकी वीडियोस देखती थी। और मैं उन्हीं लोगों के बारे में बात करती हूँ या वही सोचती हूँ जो मुझे चाहिए। और लास्ट में जब मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई थी, तो मैंने रेवती दीदी का एक डायलॉग मुझे याद आ गया कि उन्होंने एक बात बताई थी, जब हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आती है तो हम खुद को छोटा कर लेते हैं। और कोई क्रिटिसाइज़ करता है हमें तो हम खुद को बहुत बड़ा समझ लेते हैं कि यार इन्होंने मुझे कैसे बोल दिया, तो उस चीज़ को हम बहुत बड़ा करते हैं। तो मेरे सामने जब अपॉर्चुनिटी आई तो मैं खुद को वर्दी नहीं समझ रही थी। मुझे लगता था यार मेरे से हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी किया नहीं। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, मैं वर्दी हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ। और मेरे फ्रेंड ने मुझे एक बात बोली थी, उन्होंने अगर हज़ारों लोगों के बीच में अगर तुम्हें चुना है बात करने के लिए, तो कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर खास बात तो दिखी होगी ना। तो ये दो चीज़ें ना मेरे माइंड में चली गई। और सबसे ज़्यादा अगर मैंने कोई काम किया है तो वो वीडियोस देखी है आपकी और रेवती दीदी की। और कहीं ना कहीं वो सारी सबकॉन्शियस माइंड में मेरी गई है। तो सबसे ज़्यादा मैंने रिपीटेशन में ही आपकी वीडियोस देखी है और मेडिटेशन किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है मैंने। तो यही सारी चीज़ें हैं। और मुझे तो यूट्यूबर बनना है और वो तो मैं बनूंगी ही, मेरा चैनल भी है। लेकिन ये जो ऑफलाइन वाला जो मज़ा था ना, ये बहुत ही अलग था, अलग ही एक्सपीरियंस था। मुझे सेलिब्रिटी की तरह ट्रीटमेंट मिला और यूनिवर्स के बहुत सरप्राइजेस मिले। इवन जब मैं ट्रेन में
ट्रेन से गई और ट्रेन से आई तो ट्रेन पूरा खाली था। ऐसा लग रहा था सब कुछ मेरे लिए ही बना गया है। एक से बढ़कर एक सरप्राइजेस। अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। और जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बस आप अलाइनमेंट में रहो एंड गगन भैया को फॉलो करो और मेडिटेशन करो। बाकी चीज़ें आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। थैंक यू सो मच गगन भैया, एंड थैंक यू सो मच अमृत सर, रेवती दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को। तो ये थी हमारी आज की सक्सेस स्टोरी। अगर इस सक्सेस स्टोरी को मैं समराइज करूँ तो इन्होंने A to Z हर वो चीज़ को फॉलो किया जो मैं अपनी टीचिंग्स में सिखाता हूँ अपनी वीडियोस में। और यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लिया। एक जगह पर उन्होंने कहा कि रील्स वो बनाती थी लेकिन रेजिस्टेंस आ रही थी, तब उन्होंने उसको छोड़ा था रील्स बनाने को। लेकिन जब रेजिस्टेंस रिलीज हुई और उसके बाद उन्होंने रील बनाई तो एक दो रील के बाद ही उनको अप्रोच भी कर लिया गया पब्लिक स्पीकिंग के लिए। और जब वो मना कर रही थी, मना करना चाह रही थी क्योंकि उन्होंने पहले उससे नहीं किया था, थोड़ी नर्वसनेस होती है, लेकिन उस वक्त उनको रेवती दी की बात याद आ गई, जिस बात ने उनको इंस्पायर किया और आगे एक्शन के लिए अगर देखोगे तो एक्शन तो नेचुरली ही हो गया। ठीक इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि सिर्फ मेडिटेशन पे फोकस करो, अलाइनमेंट पे फोकस करो और वीडियोस को सुनते जाओ या अब्राहम की बुक को रीड करते जाओ। आपको धीरे धीरे चीज़ें खुद ब खुद समझ में आने लगती है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। और एक जगह पर उन्होंने ये भी कहा कि वो ठीक उसी के बारे में बात करती है, हमेशा उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करती है जो उनको चाहिए होता है। और यही देखोगे तो एक्चुअल में पिवटिंग मेथड होता है, जो मैंने आपको परसों वाली वीडियो में बताया था, यानी जिसमें मैंने बताया था कि पूरे साल आपको अपने आप को चैलेंज देना है, उस चैलेंज में आपको क्या करना है। तो उस चैलेंज में जो मैंने आपको कहा था कि आप ये चीज़ लिखो कि व्हाट डू आई वांट एंड व्हाई डू आई वांट इट, यानी मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए तो क्यों चाहिए, यानी मुझे क्या चाहिए। बेसिकली ये क्वेश्चन जब आप करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका फोकस उन चीज़ों पर रहता है जो आपको चाहिए होता है, तो अनवांटेड से ध्यान नेचुरली हट जाता है और मैनिफेस्टेशन तो फिर नेचुरली हो जाती है। अगर आपने वो चैलेंज नहीं लिया और वो वीडियो नहीं देखी है तो आपकी स्क्रीन पे अभी वो वीडियो आ रही है, यहाँ से जा करके आप उसको देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।